नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट तो हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए करा ही रहे हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज वीडियो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय इतिहास, जो कि आपका पोर्शन टोटल 5 नंबर का आना है। आज तक जितने भी प्रश्न आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी में, न केवल आपके पेट में, यूपी ट्रिपल एससी जितने एग्जाम कराता है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, फिर वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, मुगल साम्राज्य, इसी प्रकार आगे तक आपका ये पूरा 5 नंबर का पोर्शन हम आज कवर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय इतिहास। यही टोटल 5 नंबर का आना है। एक एक क्वेश्चन आपको रट के रखना है, क्वेश्चन उसी पर बेस्ड ही आपको देखते हुए मिलते हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आंसर आपका धौलावीरा जो है वो सही हो जाएगा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल जो धौलावीरा था। अब किसी को आप धोते हैं ना तो 3 साइड से धोते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे करके आप जोड़ लीजिएगा। तो धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादिर द्वीप में जो है वो स्थित है, और 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्यनगर और निचला नगर। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर इनमें से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? क्वेश्चन आप देखेंगे तो लेटेस्ट 2022 तक के जितने हो चुके हैं सभी के सभी आपको इसमें मिलेंगे। तो आंसर की बात करते हैं, बी वाला आंसर गाय जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर जो पूछा गया किस जानवर को दर्शाया गया था, तो गाय को जो है वो दर्शाया गया था। बाकी आपको देखने को मिलता है कि एक सींग वाला गैंडा है, सांड है, गैंडा है, बाघ है, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा, इन सभी पशुओं की भी सुंदर आकृतियां देखने को मिलती हैं। अगला, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं कि माउंट ऑफ द डेड कह लीजिए या फिर मृतकों का टीला कह लीजिए, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका ये बनता है। और अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वृहत स्नानागार यहाँ की मुख्य विशेषता है। मोहनजोदड़ो नगर से ही ये प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा और 2.43 मीटर गहरा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? तो आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर पहला ही सही होगा कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, सबसे पहले इन्होंने ही जो है वो किया था। बाकी कपास की अगर बात होती है तो भारत की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं वो पहले नंबर पर जाने जाते हैं उत्पादन में। इसके अलावा हड़प्पा निवासी गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती भी करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगर और जो घर हैं उनके लिए ग्रिड पद्धति को भी अपनाया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की जो खुदाई है उसकी खोज किसने की थी? तो ये S.R. राव जो है इनके द्वारा की गई थी। भोगवा नदी के तट पर स्थित है आपका लोथल, सबसे पहली तो बात ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी खोज की थी S.R. राव ने, और इसके बाद की अगर बात करते हैं तो 1955 ईस्वी से और ईस्वी तथा 1962 ईस्वी के मध्य आप कहेंगे S.R. राव के निर्देशन में खुदाई जो है वो की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, ये इसके नाम है। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को अवश्य याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? तो कहाँ से मिले थे? आंसर की बात करते हैं तो आंसर सुरकोटदा। अब जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पैरों से सुर निकलता है, सुर ऐसे वर्ड से जोड़ करके याद रख सकते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और यहाँ पर घोड़े की अस्थियां और एक कब्रगाह के अवशेष जो है वो मिले। खोज कब हुई थी इसकी? 1964 ईस्वी में की। किसने खोज की थी? जेपी जोशी ने की थी। घोड़ों की लघु मृड मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। अगला, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है जो कि स्थल नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो सी वाला पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगन भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है। आपको पता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना तो हर्यक वंश के जो शासक थे उदयन, उन्होंने की थी। गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर की थी। और ये जो आप यहाँ पर पाटलिपुत्र नाम देख पा रहे हैं, ये प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान नाम पटना है।
और ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल आपका नहीं था। यहां से अब आपका अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वैदिक संस्कृति। 8वां प्रश्न है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? आप कहेंगे बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जब ये संस्कार हो जाता था उसके बाद ही बालक वेद या वेदांगों के अध्ययन का अधिकारी जो है वो हो पाता था। अगला, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? तो क्वेश्चन कई बार आप देख चुके हैं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। कौन से में? मुंडको उपनिषद में। कौन से वेद से संबंधित है? तो मुंडको उपनिषद अथर्व वेद से जो है ये संबंधित है। भारत का आदर्श वाक्य भी है, ये तो आपको पता ही है। अगला कह रहा है कि वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो जो गद्य प्रकरण होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। उल्लेखनीय कि चारों वेदों को संहिता जो है वो कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? कौन बल देता है? उपनिषद आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ज्ञान के सिद्धांत पर बल इनमें से उपनिषद जो है वो देता है। और उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी जो है वो कहा जाता है। बाकी आपको पता है कि इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान पर जो है वो जोर दिया जाता है। अगला है, ऋग्वेद में इनमें से किस देवता की सबसे ज्यादा महत्ता को लेकर के बात की गई है? तो इंद्र भगवान जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद है। इसमें कितने सूक्त? 1028 सूक्त थे। और कितने इसमें मंत्र? तो 10,552 मंत्र। और ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले लोग होते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको कहते थे होत्र या होता। और इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। और इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में जो है वो हुई थी। अगला कह रहे हैं, इनमें से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस में आता है? आप कहेंगे सभी में आता है। फिर चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो फिर मनुस्मृति हो, चाहे वो न्याय मीमांसा हो, चाहे आप कहेंगे सभी। तो यहाँ पर वही पूछा गया था, अपराध और अपराधी का जिक्र किसमें? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये किसके ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा कई बार जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यजुर्वेद आपका जो है वो सही होगा। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इस प्रकार ऐत्रेय और कौशिकी जो हैं ये आपके ऋग्वेद के हैं। पंचविश, पांडेय, जैमिनी आदि सामवेद के हैं। तो अलग अलग हैं इसलिए आपको सभी याद होने चाहिए। पंचविश, तांडेय, जैमिनी आदि सामवेद के हैं। और गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इतने याद रखने हैं आपको। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं। पंचविश, तांडेय, जैमिनी आदि सामवेद के हैं। और गोपद अथर्ववेद का है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित है? कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, तो इस पॉइंट को ही याद रखिएगा, सबसे जरूरी तो यही है। आंसर की बात करते हैं तो सावित्री आपका आंसर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र आपका सावित्री देवता जो है, जिसको सविता देवता जो है कह सकते हैं, उनको समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने जो है वो की थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, जिनकी टोटल संख्या आपसे पूछी जाती है। तो 18 टोटल संख्या है, जिनमें से केवल और केवल 5 ऐसे हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जो आपका मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और आपका भागवत पुराण है। और अगर बात करते हैं तो पुराणों में सबसे पुराना जो पूछा गया था प्रश्न में, तो वो मत्स्य पुराण आपका सही हो जाएगा। सबसे प्रामाणिक भी वही माना जाता है। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा है जो कि उपवेद नहीं है? नहीं पूछा गया। तो आपको पता है कि इसमें से जो आपका योग वेद है ये आपका नहीं आता उपवेद में। बाकी धनुर्वेद, शस्त्र वेद,
शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, ये सब आपके उपवेद हैं, जबकि योग वेद जो है उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का आपका उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं कि यही पूछ ले, ये भी तो पूछ सकता है कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है। तो यजुर्वेद में या से युद्ध होता है, उससे ही धनुष को जोड़ सकते हैं, धनुर्वेद हो जाएगा। इसी प्रकार आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का होता है। अगला है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, तो किसके हैं? आंसर वर्षा और चक्रवात के हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे, और इंद्र युद्ध के नेता, दुर्गों को तोड़ने वाले पुरंदर, वर्षा और चक्रवात के देवता, इन सभी के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना जो है वो की गई है। यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर देंगे, और लाइक से ज़्यादा जरूरी है शेयर करना। तो एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। और लाइक तो ऑलरेडी आप कर ही चुके होंगे, यदि नए हो तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। चैप्टर हमारा अगला बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं। 19 नंबर प्रश्न आपका, गौतम बुद्ध जी ने डैश में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसको हमारा सूत्र है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, और इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, इसका उपदेश दिया था, कहाँ दिया था वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में जो है अपना ये उपदेश दिया था। बाकी अगर बात करते हैं, पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था ये पड़ता कहाँ पर है, तो यूपी के अंदर वाराणसी में जो है ये पड़ता है। सारनाथ को और किस नाम से जानते हैं, तो ऋषिपत्तनम के नाम से जानते हैं, मृगदाव इसी को ही कहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो दिए। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आना है, तो इसलिए पॉइंट को जरूर से जरूर दिमाग में रट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट जो है वो कहा जाता है। इनमें से कौन सा है जो कि त्रिपिटक में से नहीं आता है, तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक ये सब तो आते हैं, पर उपसाका पिटक जो है आपका नहीं आता है। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी बुद्ध जी ने, उनके उपदेश मौखिक ही आपके जो है वो देखने को मिलते थे। जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई उसके बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने क्या किया, बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह जो है वो त्रिपिटक में जो है वो किया। रचना इसकी कौन सी भाषा में है, तो इसकी रचना आपकी पाली भाषा में है। पूछा जाता है भाषा, जरूर ध्यान रखना है आपको। त्रिपिटक में सुत्त पिटक यानी बुद्ध के प्रवचन, अभिधम्म पिटक यानी दार्शनिक विचारों के संकलन, और विनय पिटक यानी बौद्ध जो संघ संबंधी नियम है उसका उल्लेख किया गया है। तो पहले में प्रवचन, दूसरे में दार्शनिक विचार, और तीसरे में जो है आपका नियम वगैरह, बौद्ध संघ संबंधी नियम। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध जी की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था, तो ये निर्णय कुशीनगर में जो है वो लिया गया था। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अखिलेश यादव जो कि पहले इससे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा जो है इसका परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध जी के बारे में एक साथ सारी घटनाओं को देख लीजिए एक बार, कि जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण जो है वो राजगृह में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी, बिहार में पड़ता है, और मृत्यु महापरिनिर्वाण को कहते हैं जो कि कुशीनगर। ये भी जरूर पूछा जाता है कि कौन सी घटना को क्या नाम दिया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान जरूर देना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन से स्मारक से गौतम बुद्ध जी ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर महाबोधि मंदिर समूह, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बिहार के गया जिले में जो है आपका स्थित है। निर्माण इसका 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने जो है वो करवाया था, और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में जो है वो बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध जी को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हुई थी, और वो क्या कहलाए थे, बुद्ध जो है वो कहलाए थे। जब बुद्ध वो बन गए थे तो सबसे पहले 2 बंजारे थे जिनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, और उन 2 बंजारों के नाम क्या क्या हैं, तो एक का नाम था आपका तपस्सु और एक का नाम था भल्लिक।
तो ये दो बंजारों को अपना शिष्य उन्होंने जो है वो बनाया था। बाकी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी बाद में महाबोधि मंदिर समूह को जो है वो शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ क्यों है? तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है और बाकी दो ऑप्शन नीचे भी दे रहे हैं। तो आप सभी को पता है बोध गया जो है ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित था। तो तीसरा चौथा कट गया, बी वाला ऑप्शन जो आया था वही सही था। आपका आंसर बी जो है वो होगा। बाकी गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अभी बताया मैंने, वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जो कि फाल्गु नदी भी कहते हैं, इसके किनारे गौतम बुद्ध जी को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये स्थान जो है वो बोध गया कहलाया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में इनके द्वारा जो है वो दिए गए थे। मृत्यु कुशीनगर, जिसको हम महापरिनिर्वाण का नाम जो है वो देते हैं। बौद्धों के लिए समय भी याद रख सकते हैं, 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में। अगला है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध जी ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जैन धर्म, महावीर, जीवन और शिक्षाएं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका क्या अर्थ होता है? तो कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और एक चीज नोटिस करेंगे आप कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर कैवल्य का अर्थ पूछ लिया गया चकबंदी लेखपाल में। केवल अर्थात ब्रह्म विद्या का वो ज्ञान जो कि संशय रहित है, स्थायी है, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर जो है वो कैवलिन कहलाते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता है कि महावीर जो है वो उनको कहते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। 23वें जो तीर्थंकर थे वो आपके महावीर स्वामी में क्या लिखा है कि पहले 23 महावीर स्वामी जी से पहले हुए, मतलब टोटल 24 रहे थे, वो चीज बात की गई है। बाकी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपके ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो यहाँ नहीं लिखा है। और 24वें जो है वो महावीर स्वामी जी थे। बाकी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। और जो 5वां वाला था महाव्रत, वो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य नामक जो 5वां महाव्रत था वो इसमें जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था, महाव्रत तो वो उनके नाम है। जो 5वां जोड़ा था उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऊपर बता चुके हैं, ऋषभ देव आपके पहले थे, तो यही आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वो इनमें से क्या थे? आंसर की बात करते हैं तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये आपके त्रिरत्न जो है वो कहलाते हैं जैन धर्म में। अब देखिए 2018 में आया वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें अच्छा एक बात ये भी लिखी है कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे सम्यक विश्वास है, ये तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान उसका अर्थ हो जाएगा। और सम्यक आचरण का अर्थ सही आचरण हो जाएगा। अगला आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक, जिसमें सबसे पहला 30 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक जो है वो कौन थे? तो इंडिका तो आप सभी जानते हैं कि मेगस्थनीज की जो है वो पुस्तक थी। और मेगस्थनीज जो है वो उनकी इंडिका रचना है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। पायान की रचना फो यू की है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आया था। और जो ह्वेन है उसकी रचना सी यू की है, और जो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना, किसके समय में आए थे, इनसे ज्यादा बनता है। बाकी समय भी आप देख सकते हैं, 304, 299 ऐसे करके दिया गया। एक बार क्वेश्चन पेट में आया हुआ है जहां पर क्रम पूछ लिया गया था कि मतलब सही क्रम बताइए कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, इसलिए टाइम भी पता होना चाहिए। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहां 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। एक उत्तरी केंद्र था जिसकी जो राजधानी थी वो आपका तोसली थी, और दूसरा जो है आपका दक्षिणी केंद्र था जिसकी राजधानी जो है वो जौगढ़ थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद
9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय जो है उसकी विजय जो है प्राप्त की थी। और उल्लेख इसका किसमें मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अब प्रश्न में जो पूछा गया तो वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तोसली। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इसीलिए स्टार बना हुआ है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली और दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। वैसे तोसली ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन, चाहें तो आप डी वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, पर प्रश्न में पूर्वी प्रांत को लेकर के मेंशन किया गया है और पूर्वी प्रांत तो है नहीं, ये तो उत्तरी और दक्षिणी है। अगर पूर्वी प्रांत आपका नाम मेंशन किया गया होता, केवल डायरेक्ट पूछ लिया गया होता, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। आंसर यहाँ पर सारनाथ जो है वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से जो है वो लिया गया है और इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। अगला है, देव नाम प्रिय नाम किसे जो है वो दिया गया था, तो अशोक का ये नाम था। ये क्वेश्चन और भी आ चुका है किसी एग्जाम में। अशोक को उसके अभिलेखों में ये नाम दिया गया था, देव नाम प्रिय। और भाब्रू जो अभिलेख है उसमें अशोक को क्या नाम दिया गया है, प्रियदर्शी नाम दिया गया है। इसके अलावा जो आपका मास्की अभिलेख है उसमें बुद्ध शाक्य कहा गया है। ये तीनों ध्यान रखिएगा कि अभिलेखों में अलग अलग क्या क्या नाम इसके हैं। बाकी अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों से मिलता है। वो कौन कौन से अभिलेख हैं, जिसमें आपका मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और आपका उडेगोलम अभिलेख है। जूनागढ़ के अभिलेख जिसका नाम है रुद्रदामन, उसका अगर बात करें तो उसमें अशोक का नाम देखने को मिलता है। एक्चुअल जो उसका नाम है उसको लेकर के बात की गई। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, तो सहबाज गढ़ी जो आप देख रहे हैं इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। सहबाज गढ़ी जो है गांव और ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का जो प्रयोग है वो आपका किया जाता है, तो इस बात को आपको अवश्य याद रखना है। बाकी 30 जनवरी 2004 में इसको यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक स्थल की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर दिया गया, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इनमें से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो आपका स्तंभ जो है पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। इनमें से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो कामरूप जो आप देख रहे हैं ये अशोक के साम्राज्य में नहीं आता था। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, हिंदकुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मगिरी, वर्तमान कर्नाटक है, काठियावाड़ है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, कश्मीर और बंगाल की खाड़ी, ये सब शामिल थे, परंतु कामरूप इसमें शामिल नहीं था। अगला कह रहा है, बृहद सांची स्तूप कौन से काल से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और अशोक से संबंधित आपका मौर्य काल है, तो मौर्य काल आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। सांची आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्थित है और अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का ये बना हुआ है। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। वीडियो जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं लाइक जरूर करते रहिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है, करंट अफेयर है, कोई पीडीएफ है, वो सारी चीज़ें वहीं आपको मिलती रहेंगी। और करंट अफेयर के लिए मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि हम डेली टेलीग्राम पर भेजते जा रहे हैं। आपको करंट अफेयर साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि करंट आएगी तो यही अगस्त के आसपास की आएगी। पिछले वाले पेपर में उठाकर देखेंगे, पेपर वही हुआ था पिछले बार भी, यही सेम मंथ में, और अगस्त की आई थी, जून जुलाई की भी थोड़ी बहुत आई थी। और थोड़े से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो फेमस नहीं है बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 38 नंबर प्रश्न पर पढ़ते हैं कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। यही वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि आ चुका है एक बार, ये देखिए पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो टॉमस रो, फायान और वेन्सांग। फायान का जो समय है वो आपका 399 से 414 ईस्वी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आया। वेन्सांग हर्षवर्धन के टाइम में 630 से 643, और टॉमस रो 1616 से 1619 जहांगीर के टाइम में। तो यही क्रम हो जाएगा।
सी वाला काम कर देख रहे हैं, 2 3 1, सबसे पहले फायान, उसके बाद आपका वेनसांग और उसके बाद आपका थॉमस रो, ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो है वो कौन थे? धन्वंतरी की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जो है आपके जाने जाते थे। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। और अगर इनके बारे में बात करते हैं तो आप कहेंगे कि भारत में औषधि विज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नौरत्न में से भी एक आपके धन्वंतरी जो है वो थे। बाकी अन्य में छपड़क है, शंकु है, बैताल भट्ट है, घटक पर है, इसी प्रकार वर रुचि है, अमर सिंह है, वराहमिहिर है, कालिदास है, ये सब आपके नवरत्न थे इसके दरबार में। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कि कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी वो चरक संहिता है। इसमें इन्होंने रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख जो है वो किया है। अगला क्वेश्चन, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था और चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम जो है देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, ये सब उपाधियां मिली थी। ये सब इसके नाम थे और जो उपाधियां थी उसमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये सब इसके उपाधियां को लेकर के बात की गई है। बाकी इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार में 9 रत्न थे, 9 विद्वानों की मंडली थी, उनके नाम ऊपर वही हमने आपको बताए थे। कालिदास, धन्वंतरी, चपड़क, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटक पर, परामीर और रुचि, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 57 ईसा पूर्व में, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके प्रणेता जो थे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, विक्रम संवत के। देखिए विक्रम में वी आता है, विक्रमादित्य में वी आता है। शक संवत के कनिष्क थे और हिजरी संवत के मोहम्मद साहब जी थे। विक्रम संवत का जो समय है वो 58 ईसा पूर्व है, शक संवत का 78 ईसा पूर्व है और हिजरी संवत का 622 ईसा पूर्व है। और ये भी एक पॉइंट लिखा है कि जो विक्रम संवत के प्रणेता थे जिन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना जो है वो की थी। अगला यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हर्षवर्धन। 7वां चैप्टर है, प्रश्न 43 है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया। इनमें से 5 इंडीज कौन थे? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था और उसने 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया था। और ये 5 इंडीज नाम याद रख सकते हैं। और ये पॉइंट लास्ट वाला कि इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना भी की है। अगला है वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महा जो सम्मेलन था उसका आयोजन किया था। तो प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन को लेकर के आयोजन किया गया था। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसको कहते थे महामोक्ष परिषद। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित जो है हुआ था। अगला है, कई कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये हर्षवर्धन थानेश्वर का जो है ये शासक था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर विजय राज्य किया था, भारत पर राज्य किया था। और राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन जो है थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था। बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। अगला है आपका यहाँ से राजपूत काल। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? आंसर की बात करते हैं तो दिल्ली पर तोमर वंश का शासक जो है वो था। और अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। देखिए संस्थापक तो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, वो तो पता ही होना चाहिए। अगला देखते हैं, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो कन्नौज का जो 1194 का युद्ध हुआ था इसमें जो है वो चंदावर का युद्ध हुआ था और इसी में जयचंद की हार हुई थी। इनमें से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो आपका राजपूत वंश ने जो है वो नहीं किया। बाकी चेर, पांडे, चोल, ये सब आपके दक्षिण भारत के बाद राजवंश में आते हैं। और इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश और गहड़वाल वंश, ये सभी जो है आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो ये आपका पूर्वी हिस्से से संबंधित था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। स्थापना इसकी किसने की थी? गोपाल ने जो है वो की थी।
राजधानी इसकी क्या थी? तो मुंगेर इसकी राजधानी थी। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो धर्मपाल जो है था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। पाल वंश का पहला शासक कौन? तो ऊपर अभी बताया मैंने, गोपाल पाल वंश का पहला शासक, और बाकी तो बता चुके हैं। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर, सल्तनत काल। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था। 1206 में इसने स्थापना की थी। गौरी का गुलाम था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। लाख बख्श के नाम से भी इसको जानते थे। राजधानी इसने लाहौर को बनाया था। कुतुब मीनार की नींव इसने डाली थी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रम बताना है आपको। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इस तरीके से 4 यहाँ पर दिए गए हैं। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, इस तरीके से क्रम। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? इल्तुतमिश आया, यानी कि 4 3 1 2, ये क्रम आपका सही होगा। 4 मतलब इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आपका शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। तो इल्तुतमिश की बात करें, शमसी वंश से संबंधित था। जिस वैसे तो इल्तुतमिश आपका गुलाम वंश में ही आता है, सीधे सीधे याद रखिए। 1240 से 1236 समय। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था। 1296 से 1316। शेरशाह सूरी सूर वंश से संबंधित था, या फिर आप इसको मुगल काल के अंतर्गत भी रख सकते हैं। और 1540 से 1545 समय। अकबर का समय, जो कि मुगल वंश से संबंधित था, वो आपका 1556 में से 1605 तक। तो ये समय आपको पता होना चाहिए, वंश तो आपको पता ही होंगे। लाहौर रक्त की नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है। बलबन ने अपनाई थी, और बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने, सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए नीति जो है वो अपनाई थी। साथ ही सिजदा और पैबोस प्रथा, बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा को भी आरंभ किया था। साथ ही नवरोज उत्सव भी जो है इसके द्वारा ही शुरू किया गया था। तो बलबन से बस यही 3 चीजें पूछी जाती हैं, एक तो लाहौर रक्त की नीति, सिजदा पैबोस और नवरोज उत्सव। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक आपका सही हो जाएगा। इब्न बतूता जो है वो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये मोरक्को का निवासी जो है वो था। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला, या दूसरा नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता जो है वो था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजदूत बनाकर इसको चीन चाइना भेज दिया था इसने। इसका यात्रा वृत्तांत सबसे ज्यादा फेमस है, रेहला, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में जो है वो किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद थे, जिनके शासन काल में ही 1398 में मंगोल आक्रमणकारी था तैमूर, इसने जो है वो आक्रमण किया। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। और गाजी मलिक भी इसके सभी के नाम है, या संबंध इसका करौना जनजाति से था। 1320 को जो है ये गद्दी पर बैठा था। सिंचाई और कुएं तथा नहरों का निर्माण इसने करवाया था। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना इसने करवाई थी। और गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका उत्तराधिकारी था फिरोज तुगलक। ये तो आपको पता ही है क्रम। तो मेन जो याद करने वाला है हाईलाइट मैंने कर दिया। अगला देखते हैं। अगला है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो है वो क्या थी? तो आंसर पहला ही सही हो जाएगा, 1296 से लेकर 1316 तक जो है ये टाइम पीरियड था। और 1296 से 1316 तक समय की अगर बात करें तो अलग अलग इसने विजय भी हासिल की हैं, जिसमें आप देखेंगे गुजरात विजय 1298, जैसलमेर विजय 1298, रणथंभौर विजय 1301, और चित्तौड़ आक्रमण 1303। खिज्र खां इनमें से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये तो आपके सैयद वंश से संबंधित थे। खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश, इसका समय 1414 से लेकर के 1405 तक जो है वो था, उसके संस्थापक थे। बाकी इसने मंगोल ने आक्रमणकारी जो तैमूर थे उसको सहयोग प्रदान किया था, वही सारी बातें लिखी हैं। लास्ट में एक पॉइंट अच्छा है, रैयत ए आला की उपाधि से जो है इसको संतुष्ट रहा था, सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। अगला है अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है ये दरबारी कवि जो है वो थे। भारत का तोता, तूतिए ए हिंद,
और 8 सुल्तानों के कार्यकाल को इन्होंने देखा था। इस बात को आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा। और अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, किंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। हिंदी, हिंदवी और फारसी के एक साथ इन्होंने कार्य किया था और खड़ी बोली को जन्म दिया था। ये बातें तो आपको याद रखने वाली हैं। तो मेन बात ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला? 1400। बाकी सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। मूल नाम इसका निजाम खां था और 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठा था। स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु जो है इसकी हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर है? तो अलाई दरवाजा आपका नई दिल्ली में स्थित है। और आपको पता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजा को, और इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। अगला है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसमें योगदान नहीं दिया और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली में करवाया था। मूल योजना इस्लामी है। प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए किया जाता था, पर बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया है। और एक मंजिल का निर्माण कुतुब मीनार को लेकर के ऐबक ने करवाया था, परंतु इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल का निर्माण जो है वो करवाया था। बाकी फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप फिरोज तुगलक ने 2 छोटी-छोटी मंजिल का निर्माण करा के कुतुब मीनार को 5 मंजिला जो है वो बना दिया था। तो फिरोज तुगलक का भी इसमें योगदान है। अगला है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जियाउद्दीन बर्नी आपका यहाँ पर सही होगा। समय इनका देख लीजिए, एक इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र देखने को मिलता है। इनकी जो रचना है उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक की है रचना, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी को लेकर के मिलता है इसमें उल्लेख। अगला है, इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक ही नहीं था? तो पहला ही ऑप्शन अब्बास खां शेरवानी आपका सही होगा। मुगल काल के लेखक थे और प्रश्न में दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक को लेकर के पूछा गया कौन नहीं था। तो मुगल काल के थे। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख ए शेर शाही फारसी भाषा में लिखी थी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन संबंध पर प्रकाश डाला गया। अमीर खुसरो आप जानते ही हैं कि अलग अलग नाम थे, इसमें नू ए सिपीहर, तुगलकनामा, एजाज ए खुसरवी, इन सब की रचना इनके द्वारा की गई थी। मिनहज उस सिराज सल्तनत काल से थे। इन्होंने भी फारसी भाषा में तबकात ए नासरी लिखी और जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल ने ये थे। इन्होंने भी फारसी भाषा में तारीख ए फिरोज शाही व फतवा ए जहांदारी जो है वो लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मुगल साम्राज्य का। इनमें से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से जो है वो नहीं बताया गया है? तो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा लिखा है, जो कि गलत है। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था युद्ध। इस युद्ध में बाबर जो है वो जीत गया था, इब्राहिम लोदी मारा गया था और अफगान सेना नष्ट हो गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 5 नवंबर की तारीख, अकबर और हेमू के बीच। इसमें अकबर जो है वो आपका जीत गया था, हेमू हार गया था। इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 1576 18 जून महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप जो है वो जीत गए थे और चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भागकर आश्रय जो है वो लिया था। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनमें से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? राजा टोडरमल को जो है वो दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, और अपने समय के लिए एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। इन्होंने शेरशाह के दरबार में भी अपनी सेवा जो है वो दी थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी, इस बात को ध्यान रखिए। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये फरीद जो है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था, बचपन का नाम भी कह सकते हैं। और शिक्षा इन्होंने जौनपुर से जो है अपनी हासिल की थी। 1539 में चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें विजय के पश्चात शेर खां जो है वो शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में इसमें वृद्धि हुई थी। शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, सिक्के भी चलवाए अंकित करवाया था। फिर 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है वो आपका हार गया था। कालिंजर विजय के दौरान शेरशाह घायल हो गया था 1545 में, और 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। तो ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं
संबंधित है शेरशाह सूरी से। अगला, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अभी ऊपर बताया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो ये 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली। पहला युद्ध और दूसरा युद्ध ऊपर बता चुके हैं। तो पहला युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी 1526। इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। डी वाला यहाँ पर सही नहीं है, जिसमें लिखा है AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। मकबरा इनका औरंगाबाद में है। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी जो थी राबिया उद दौरानी, इसकी स्मृति में ताजमहल की तरह ही मकबरा जो है वो बनवाया था। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई गई थी। 78 ईस्वी में शक संवत की स्टार्ट हुई थी, जो कि कुषाण शासक कनिष्क ने जो है वो की थी। तो वही सही मिलान को लिख करके सामने सामने लिखा था ना, पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो बाकी सभी सही है, वो भी आपको याद रखने जो सही है। कलिंग युद्ध वाला ऊपर बताया ही था, शक संवत वाला भी आ चुका है। मुस्लिम युग की शुरुआत आपका 622 AD। अगला, इनमें से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी? हुमायूं। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो देख रहे हैं, बाबर का पुत्र, यही सही हो जाएगा। 1530 में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां प्रदेश का सूबेदार था। फिर शेरशाह के द्वारा जो है युद्ध लड़े गए। एक तो आपका चौसा का युद्ध जो हमने ऊपर बताया, और एक आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जिसमें यह हार गया था आपका। परंतु बाद में 1556 में हुमायूं, इससे पहले एक और युद्ध सरहिंद वाला जिसमें आपका 1555 में जो फिर से ये दिल्ली पर अधिकार इसने कर लिया था। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। इस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। तो ये बता चुके हैं, 1526 का जो है वो आपका युद्ध जो है वो सही हो जाएगा। और बाकी तीनों युद्ध बता दिए हमने। एक पॉइंट और चाहे तो याद रख सकते हैं कि जो बाबर था इसने तुलगमा जो युद्ध नीति है उसको जो है तोप खाने का भी कह सकते हैं, उसका यूज जो है वो किया था। अगला, इनमें से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरा का किला का निर्माण अकबर ने जो है वो किया था 1565 से 73 ईस्वी में। और किला जो है ये आपका पहला जो हुआ है 3,80,000 वर्ग मीटर में। और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से जो है वो किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला भी जो है वो कहा जाता है। सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है इसको घोषित किया गया। अगला आपका है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है कानून और व्यवस्था को जो है वो बनाए रखना। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो ये ऊपर बता चुके हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा, चगताई तुर्की। बाकी इसका एक और नाम है बाबरनामा का, तुझके ए बाबरी करके। किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। और इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर और मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। ये ध्यान रखिएगा कि तुर्की भाषा में लिखा जरूर है, पर मुगलों की दरबारी भाषा जो है आपका फारसी भाषा थी। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर के 1627 तक जो है ये शासन देखने को मिला। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। कौन सा स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में मृत्यु हुई थी। ये तो आ चुका है कई बार क्वेश्चन, समय भी देख लीजिएगा 1862। पहला कठपुतली सम्राट कौन जो है इनमें से था? तो जहांदार शाह जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लंपट मूर्ख भी कहते थे, इस बात को भी आपको पता है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण उसके लाल किले में स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने ही ज्यादातर स्थापत्य कला निर्माण में योगदान दिया है। तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने जो है वो करवाया था। बाकी नादिर शाह से लूट ले गया था, ये भी बात यहाँ पर लिखी हुई है। लास्ट में सबसे इसमें शाहजहां के द्वारा बनाई गई जो प्रमुख इमारतें हैं उसमें आती कौन कौन सी हैं? जिसमें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद और ताजमहल। अगला है अकबर
के दरबार में प्रसिद्ध कवि तो बता चुके हैं, रहीम खान आपका जो है वो सही होगा। अब्दुल रहीम खान का ना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। बाकी अकबर के दरबार में जो रहते थे इनको उपाधि कहाँ से मिली? गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि जो है वो दी थी। अगला क्वेश्चन आपका, अखबार के नवरत्न के बारे में कौन सा सही यहाँ पर है पूछा गया है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ये आपका शाहजहां का पुत्र था। अगला, पानीपत का दूसरा युद्ध बता चुके हैं, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो औरंगजेब आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा नया प्रश्न है। किस मुगल शासक ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर इलाहाबाद सही होगा। अकबर ने ही इलाहाबाद ने आंसर आपका अकबर सही होगा। अकबर ने ही सैन्य महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद में एक किले का निर्माण कराया था और इलाहाबाद को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी बनाया। अगला है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक तो आपको पता है बैरम खान जो है वो संरक्षक था। बाकी जन्म 1542, राजा वीर साल के महल में, हमीदा बानो बेगम जो है उनकी माँ का नाम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट को रटी होंगी। अगला है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो काला नौर जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दीन पना वाला क्वेश्चन करा चुके हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी के समय में जो है ये हुआ था। चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का जो दाम है 380 ग्रेन था, और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला है, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो आपका आंसर अजमेर जो है वो सही हो जाएगा। और हॉकिंस से राज दरबार में मिला था 1608 में। अगला, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो किसके द्वारा? शेरशाह सूरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदरी गज का प्रारंभ जो है इसने ही किया था। 32 अंक का होता था और सन की डंडी का भी इसने यूज किया था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बदायूनी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। दीन इलाही धर्म का पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ इनमें से था? तो अनपढ़ जो है आपका अकबर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दीन इलाही ये सारे समय जरूर पता होने चाहिए। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1582 में अकबर ने तौहीद इलाही अर्थात दीन इलाही की स्थापना जो है वो की थी। 1583 में इलाही संवत प्रारंभ किया था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल जो है वो कहते थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत तो गत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो जहांगीर आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जहांगीर से ही आज्ञा लेकर राणा अमर सिंह से संधि जो है वो की थी। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो किस नाम से? अकबर के नाम से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को ही जो है वो कहा जाता है। ताजमहल के कैलीग्राफर सुलेखक डैश ने थे कौन? उनका नाम था आपका अमानत खान सिराजी। इसकी रचना इन्होंने ही 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था। इनका नाम बस ध्यान रखिएगा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ये आपका आगरा के अंतर्गत पड़ता है। आपका बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जो है ये स्थित है। 1601 में अकबर ने दक्षिण विजय की स्मृति में इसका निर्माण जो है वो करवाया। कुछ पुस्तक है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है कि गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो करवाया। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग के खड़ा है वो इनमें से कौन सा है? कुतुब मीनार परिसर आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे, ऊंचाई इसकी 7.21 मीटर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के जो है ये सहयोगी थे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूं दोनों से प्रभावित होकर इन्होंने इनको अपना सहयोगी बना लिया। पंचमहल किसमें स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं। पंचमहल
फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है। 5 मंजिला इमारत है। बौद्ध विहार शैली में जो है ये बनाया गया था और प्रत्येक सजावट एक दूसरे से भिन्न है। बाकी घंटियां, फूल, पत्तियां इनको लेकर के बनाया गया है। 101 प्रश्न, 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो में बाद में जुड़ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो आपसे कह रहा है सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो हुमायूं का मकबरा जो आप देख रहे हैं जो कि इलाहाबाद लिखा हुआ है ये आपका गलत है, क्योंकि ये तो दिल्ली में स्थित है और 1993 में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आईने अकबरी किसने लिखा है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, कई बार आपको बता चुके हैं। कौन सा इसमें से है जो कि सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है, तो हुमायूं नामा, हुमायूं जो लिखा है ये आपका गलत है, क्योंकि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। बाकी बाबर नामा बाबर की है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान की है, तुझके जहांगीरी जहांगीर की, सभी आपके सही हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो मियां तानसेन को जो है वो नियुक्त किया है। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। आईन अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायक को लेकर के बात की है, जिसमें तानसेन भी थे और साथ ही साथ बाज बहादुर, ये सब सर्वश्रेष्ठ के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। बाकी कुछ अन्य के नाम भी लिखे हुए हैं। तानसेन की रचनाएं लिखी हैं जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कांडा आदि। और तानसेन को उपाधि मिली थी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। अगला देखते हैं। यहाँ से हमारा नया चैप्टर मराठा स्टार्ट हो रहा है। किस राज्य के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो पाई गई थी, तो आपका शिवाजी यहाँ पर सही हो जाएगा। शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्री थे, इन्हीं को कहते हैं अष्टप्रधान। 8 प्रधान थे इसमें से, जिसमें पेशवा अथवा प्रधानमंत्री, अमात्य अथवा मजूमदार, मंत्री अथवा वाकिया नवीस, सचिव अथवा गुरु नवीस, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति या सर ए नौबत, पंडित राव, और आपका 8वां आप देखेंगे तो न्यायाधीश। ये आपको 8 नाम देखने को मिलते हैं। अगला है इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो तुकाराम आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शंकराचार्य जो है वो संपूर्ण भारत से संबंधित थे, अद्वैत मत दिया था। चैतन्य जो है वैष्णव मत दिया था, बंगाल से संबंधित। तुकाराम वारकरी मत, महाराष्ट्र से संबंधित। और नामदेव निर्गुण मत और महाराष्ट्र से संबंधित। इनमें से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है आपका द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। आंसर बात करते हैं, औरंगजेब आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और इस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब जो है वो हुआ जब मुगलों के साथ पहली मुठभेड़ 1657 में हुई थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। अगला इनमें से कौन एक कथन है जो कि शिवाजी के संदर्भ में असत्य है, गलत है, तो गलत डी वाला है कि इन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। शिवाजी की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। अपने विजय अभियानों के दौरान प्रत्येक मत के धार्मिक स्थानों का आदर करते थे, वो चीजें यहाँ बताया गया। अगला आपका है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर 1665 में किए थे। आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा जय सिंह। आप जो देख रहे हैं शिवाजी तथा मुगल जो सेनापति जय सिंह है, इनके बीच जो है पुरंदर की संधि जो है वो हुई थी। बाकी इनमें से कुछ प्रावधान थे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। कोतवाल जो है इसमें आपका नहीं आता था, और बाकी आपके जो सभी आते थे उसके लेकर के नाम लिखे हुए हैं। मंत्रिपरिषद में पेशवा, मजूमदार, अमात्य, वाकिया नवीस, दबीर, सभी ऊपर सारे नाम बता चुके हैं। चरणवीस या सचिव, पंडित राव, सर ए नौबत और न्यायाधीश। बाकी डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि किसका क्या काम था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ताराबाई के नेतृत्व में जो है ये था। और अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय की गद्दी पर बैठाया था इन्होंने, और उसकी संरक्षिका जो है ये बन गई थी। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि जो है वो दी थी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि औरंगजेब ने ही साहू को मराठा शासक घोषित कर ईमानदार और राजा की उपाधि जो है वो दी थी। किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से जो है वो जाना जाता है, तो स्वतंत्र सरदार यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं सही हो जाएगा। शिवाजी के समय सरनोबाद जो पद था वो किससे संबंधित था, तो सैन्य प्रशासन से जो है ये संबंधित था। यही चीज मैंने आपको बताई कि जो नाम थे वो किससे संबंधित थे, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। 12 प्रश्न आपका है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से नया चैप्टर। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे,
वो किस स्थान पर स्थित है? तो बैरकपुर में जो है ये आपका स्थित है। और 34 VAI रेजिमेंट में एक जो है ये सिपाही जो है वो थे। भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम 1857 के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर कुछ कथन जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर जो सही है वो आपका बी वाला सही है कि ए और सी सही है पर बी गलत है। तो जो सही है उसको देख लीजिए। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और ये दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। अब बाकी बातें इसके बारे में, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे। 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार जो है वो कर लिया था। बाकी अलग अलग जगह से किसने नेतृत्व किया था, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने, कानपुर से नाना साहब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? कई बार क्वेश्चन देखिए आ चुका है अब तक। आंसर की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध आपका सही हो जाएगा। पेट में भी आपका आ चुका है। आंसर की बात करें तो प्लासी 1757 सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेजों के बीच। और वांडीवास का युद्ध 1760 फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना जो है उसके मध्य। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। तीनों के तीनों युद्ध जो है अंग्रेज जीते थे। अगला आपका है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हैं 1774 से 85 समय कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। लॉर्ड रिपन ने पहली नियमित जनगणना और पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लागू किया था। बाकी तो नीचे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। अगला है कि किस कौन कहाँ की रानी थी? अवंतीबाई लोधी। ऊपर आ चुका है क्वेश्चन कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य का प्रशासन को अधिकार में जो है वो लिया था। तो आंसर आपका रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी। अगला है कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित ग्वालियरशुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो 1612 का वो समय जो है वो था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था जिसने कौन से वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498 में जो है इसने खोज जो है वो की थी। समुद्र मार्ग से पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? तो मार्तंड वर्मा आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। त्रावणकोर के जो है ये राजा थे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसैनिक जो भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जिसका नाम है वेल्लोर विद्रोह कौन से वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1806 में ये विद्रोह जो है वो हुआ था। मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर जो है वहां पर आपका ये विद्रोह हुआ। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर जो है वो किए थे? तो अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अंग्रेज और विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि जो है वो की थी। इस समय लॉर्ड मिंटो जो है प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो है वो थे। अगला है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे? तो 26 लाख रुपए का भुगतान को लेकर के सहमति जो है वो दर्ज की गई थी। अगला इनमें से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश ही नहीं था? तो मछलीपट्टनम जो आप देख रहे हैं ये आपका नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था। बाकी सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। भारत में काजू का सबसे पहले परिचय किन लोगों ने करवाया था? तो पुर्तगालियों ने करवाया था। पहला डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना परिचालन है वो किस वर्ष जो है वो शुरू किया था? तो ये आपका 1616 में किया था। और 17 मार्च 1616 को इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो की थी। और पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में खोली थी 1620 में। अगला है कि बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब थे जिन्होंने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि अवध। अवध के जो है ये नवाब थे। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी सम्मिलित सेना के बीच हुआ था, जिसमें सम्मिलित सेना हार गई थी। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने जो है नेतृत्व जो है वो किया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी, जिसमें ही एक 26 लाख लेकर के भी बात की गई थी। इलाहाबाद, अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का जो जिला है वो लेकर मुगल सम्राट को देने को लेकर के बात की गई थी।
मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करने को लेकर भी बात की गई थी। अगला आपका है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, किस शहर से लगभग वो 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो आंसर आपका मैसूर जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी मृत्यु इनकी जो हुई थी वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में आपका अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम में कर्नाटक में जो है वो हो गई थी। और टीपू सुल्तान उसके पिता हैदर अली की कब्र कहाँ है? तो श्रीरंगपट्टनम में ही है। मैसूर के शेर के रूप में टीपू सुल्तान को जाना जाता था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। इनमें से कौन अवध का पहला नवाब था? तो सादत खां जो है अवध का पहला नवाब के रूप में जाना जाता था। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आंसर की बात करते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और एक सैनिक मंगल पांडे जिन्होंने अपने सार्जेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने ही खुला विद्रोह शुरू कर दिया था। तो यही आपसे पूछा गया था। बाकी किसने कहाँ से नेतृत्व किया था ये सब हम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से किया था, नाना साहब ने कानपुर से किया था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो अवध के बेगम हजरत महल जो है ये आपका सही हो जाएगा, जिन्होंने सहायता, प्रश्न में यही पूछा गया था कि सहायता प्रदान नहीं की 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को किसने हेल्प नहीं की थी। अगला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। और लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व जो है वो किया था। महक परीख भी इनको कहा जाता था। अगला 1857 के विद्रोही सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों की आपत्ति थी? एनफील्ड कंपनी जो है ये थी, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, चर्बी लगी होती थी गाय और सुअर की, तो उसी को लेकर आपत्ति थी। इनमें से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने विद्रोह जो है वो नहीं कहा है। बाकी यहाँ पर ये लिखा है कि कार्ल मार्क्स, वी डी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको जो है वो वर्णित किया है। बाकी जो नाम लिखे हैं जॉन लॉरेंस, सीले, मजूमदार, सैयद अहमद खान, इन्होंने एक सिपाही विद्रोह कहा है। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे जो थे, उनको अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी थी। तो वही पूछा गया है कहाँ? तो शिवपुरी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी में 1859 में फांसी दी थी। अगला चैप्टर ब्रिटिश राज्य के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका सही हो जाएगा। बाकी राजा राममोहन राय जी ने भी इसमें हेल्प की थी। समय इसमें था 1929 का, जहां पर राजा राममोहन राय के हेल्प से आपका ये सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर जो है वो निर्भर थी। और प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि भी आता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। और बाकी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, मत्स्य, वानिकी, खनन आता है। दूसरे में विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल, बिजली। और तीसरे में आपका सेवा क्षेत्र आता है। तो ये याद रख सकते हैं, और पहला तो आपका याद ही होना चाहिए। अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 1773 में स्थापना की थी। रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड की सरकार को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई थी। अगला यहाँ पर सही मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल। तो डायरेक्ट यहाँ सही मिलान दिया गया, उसकी डायरेक्ट बात कर लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी संस्थापक थे रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, समय 1943। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना। मित्र मेला आपका 1899, विनायक दामोदर सावरकर। होम रूल लीग 1916, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी होम रूल लीग की स्थापना। अगला स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले आपसे पूछा गया, शुरू किया गया था, तो ये आपका बंगाल और बिहार में जो है आपका शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित जो है आपका था, एक स्थायी व्यवस्था, एक समझौता जो है वो था। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को इसको जो है वो लागू किया गया था।
अगला, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं? तो आपको पता ही है, दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। बाकी इन्होंने 1851 में रहनुमाई, माजदायन सभा, ये सभी की स्थापना की थी, वो भी लिखा है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना की थी। इनकी रचना आप जानते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने, 1886, 1893, 1906। अगला आपका सही मिलान करना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। डायरेक्ट बात करते हैं आंसर की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद 1897 और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले 1873। अगला क्वेश्चन कि कब ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जो है वो जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो 1909 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए भी हम यहाँ पर आपको बता दें कि हमने पहले से ही बता रखा है कि पीडीएफ के लिए हम एक छोटा सा लाइक का लक्ष्य रखते हैं, मात्र 500 लाइक का लक्ष्य है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी सेम यही चीज़ हमने की थी। जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं या जो भी है, लाइक सभी में एक टारगेट हमारा रहता है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ आपको भेज देंगे, क्योंकि जितनी ढेर सारी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और इस एक्ट के तहत ही केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के आकार और शक्ति में वृद्धि की गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था भी इसी में की गई थी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1853, बम्बई और थाने के मध्य जो है ये चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के बीच चला था। भारतीय रेल एशिया की बृहत्तम और विश्व की तीसरी बृहत्तम रेलवे प्रणाली है। रेलवे की लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अगला आपका है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो 1872 हो जाएगा। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, और अगर नियमित वर्ड पूछ लिया जाए तब आप कहेंगे 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये दोनों में अंतर है। 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी ने करवाया था। ये हम आप पर आपको बता भी चुके हैं। वयोवृद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो आपका दस्तक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हमारे। बाकी ये पद्धति थी। भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धति, जिसमें जमींदारी पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति और महलवाड़ी पद्धति, जबकि दस्तक कोई भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। 1764 में लगभग 163 क्वेश्चन है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर इनमें से किस स्थान पर था? तो बम्बई, जो कि अब मुंबई में स्थित है, यहाँ पर जो है आपका था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 10 और 5-15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश के द्वारा पारित किया गया था। तो ये कैनिंग के द्वारा जो है पारित किया गया था। इसी के टाइम में राज विलय नीति को समाप्त कर दिया गया था। 1891 में बीएम मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर रोक लगा दी गई थी? तो 12 वर्ष से कम पर रोक जो है वो लगा दी गई थी। 1795-1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने डैश घोषित किया, तो क्या घोषित किया था? कन्या हत्या को अवैध घोषित जो है वो किया था। अगला है आपका, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो आपका प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। आया था 1882-83 में। लॉर्ड रिपन के टाइम में आपको ये देखने को में जो है वो मिला था। चार्ल्स वुड के टाइम में भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम होते हुए देखने को मिला था। बाकी आपका आंसर यही हो जाएगा। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय इनमें से किसको जो है वो जाता है? आंसर की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासक को जो है वो जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा इसने जो है वो बनवाई थी। और रेलवे की शुरुआत 1853 16 अप्रैल। अगला है, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये आपका यूपी में जो है वो आपका लागू की गई थी। यूपी, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। अगला देखते हैं। बाकी यहाँ पर महलवाड़ी जो व्यवस्था को लेकर के बताया गया ना, वो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। और हॉल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता जो है वो थे। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन से वर्ष में कानून पारित किया था? 1829 में किया था, ये ऊपर बता चुके हैं। राजा राम मोहन राय ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो है वो की थी? तो आपका आंसर बॉम्बे, अब मुंबई जो है ये आपका सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है 1875 में, बॉम्बे में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने जो है वो की है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। 1875 में की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापना। बाद में यही आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। 160 वाला क्वेश्चन हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। 162 क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? आपका राजा राम मोहन राय जो है आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो की गई थी, और पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में जो है वो की गई थी। रामकृष्ण परमहंस के जो है ये शिष्य थे। शिकागो अमेरिका में आयोजित पहला जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें इन्होंने 1893 में भाग भी लिया था। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर सी वाला देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आपसे भी हम पूछेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 161 वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और आपको क्या करा दिया जाए, अपना सुझाव भी अवश्य कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। तो आज के वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।